Good morning to all of you. So now we will discuss about the types of the friction. As discussed earlier, we have discussed about what is friction. That friction is a reactionary force and it acts always opposite to the direction of intention of motion. Means the nature of the friction is to oppose the motion or the relative motion. So now we will discuss about the different types of the friction. The first friction that comes into picture is your static friction. तो ये static friction होता क्या है? जैसे कि हम लोग if we simply write the definition, then when a force is applied on a body at rest with an intention to move it, then it develops a friction called static friction. कहने का मतलब क्या है कि सपोज दैट जब कोई एक बॉडी अगर रेस्ट यहाँ पे है और मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ लेकिन ये मूव नहीं कर पा रहा, मैं फिर से फोर्स लगाया पर ये मूव नहीं किया, मतलब जब तक ये रेस्ट में है मैं फोर्स लगा रहा हूँ उसके बाद भी ये मूव नहीं कर रहा है. मीन्स ये जब तक रेस्ट में है, जब तक अपने रेस्ट को स्टेट को ये छोड़ता नहीं है विद द एप्लीकेशन ऑफ माई फोर्स. मैं फोर्स लगा रहा हूँ लेकिन ये अभी मूव कर नहीं रहा है, लेकिन जब तक ये उसको अपोज करके खुद रेस्ट में रह सकता है तो उसको इन दैट केस द फ्रिक्शन विच इज अपोजिंग माई फोर्स इज नोन एज द स्टैटिक फ्रिक्शन. तो वही मैं कह रहा हूँ, स्टैटिक फ्रिक्शन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, जब एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है एट रेस्ट विथ एन इंटेंशन टू मूव, देन इट डेवलप्स अ फ्रिक्शन कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन. ये उसको रोक के रखेगा जब तक वो चलना स्टार्ट नहीं करता है, दैट इज़ योर स्टैटिक फ्रिक्शन. अब वैसे भी हम लोग पढ़े हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन में इसका एक लिमिट होता है, एक लिमिट के बाद वो भी अप्लाइड फोर्स को रोक नहीं पाता है. जैसे कि हम लोग डिस्कस किए थे कि सपोज दैट 1 न्यूटन में लगाता हूँ तो बॉडी भी एक फ्रिक्शनल फोर्स एक 1 न्यूटन का डेवलप करता है. 2 में लगाया तो ये भी 2 का डेवलप करेगा, 3 लगाया ये भी 3 का डेवलप करेगा. लेकिन एक समय के बाद जैसे मैं 4 लगाता हूँ, ये भी 4 लगाया, लेकिन मैंने जैसे ही 5 लगाया ये केवल 4 ही लगाएगा. उसके बाद ये क्या हो जाएगा, मैं कितना भी फोर्स लगाऊँ ये 4 ही न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा. सो दैट इज़ योर लिमिटिंग, है ना, दैट इज़ योर लिमिटिंग. तो जब तक यह बॉडी रेस्ट में रह रहा है दैट उस समय तक जो फ्रिक्शन लग रहा था उस बॉडी पे उसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन. तो इसको आगे हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं. तो क्या है कि द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड इन द सेम लाइन ऑफ एक्शन. लाइन ऑफ एक्शन कहने का मतलब है अगर एक इधर लग रहा है तो दूसरा इस डायरेक्शन में. अगर आप देखोगे कि ये तो एक ही लाइन ऑफ एक्शन है, ये एक ही लाइन ऑफ एक्शन है. स्टैटिक फ्रिक्शन लॉक्स 2 पॉइंट इन कॉन्टैक्ट. जैसे ये ए और बी मान लेता हूँ, अभी यहाँ तो ये रोलिंग का केस आ गया, यहाँ पे दिखाऊंगा, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश करो कि ये सरफेस ए है, ये सरफेस बी है, ये 2 सरफेस है. तो ये आपस में क्या करनेगा, एक इंटरलॉकिंग कर लेता है, ये इंटरलॉक कर लेता है. द स्टैटिक फ्रिक्शन लॉक्स 2 पॉइंट इन कॉन्टैक्ट. थर्ड क्या है, द स्टैटिक फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल एंड नेसेसरी फॉर स्टार्टिंग अ मोशन. देखिए, ये स्टैटिक फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल एंड नेसेसरी फॉर स्टार्टिंग अ मोशन कहने का मतलब क्या है कि स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी होता है किसी मोशन को स्टार्ट करने के लिए. फॉर एग्जांपल अगर मैं ये रोलिंग का केस लूँ, ये ऐसे रोल कर रहा है, सपोज दैट ये टायर जो है ये ऐसे रोल, यहाँ पे आप देखोगे कि ये रोटेशनल मोशन भी होता है और ये आगे की ओर बढ़ता है ना. ये आगे की ओर बढ़ रहा है तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, हु इज हेल्पिंग हिम टू मूव फर्दर, which thing is helping this body to move further. तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है स्टैटिक फ्रिक्शन. इसको कौन हेल्प कर रहा है आगे बढ़ने में, तो स्टैटिक फ्रिक्शन हेल्प कर रहा है. कैसे स्टैटिक फ्रिक्शन इसको हेल्प कर रहा है ना, यू कैन सी कि ये जैसे ये एक रोल कर रहा है, ये ए पॉइंट बी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देखता हूं मैं, तो ए का टेंडेंसी क्या है, ये ऐसे जाने का,
है ना। तो इसका ये टेंडेंसी है, तो ये ए बी पर ऐसे जाना चाहता है, तो बी इसको क्या करेगा, ये करेगा, मीन्स उसका एक रिएक्शनरी फोर्स देगा। इसका टेंडेंसी, ए का टेंडेंसी ऑफ मोशन किधर है, इधर है, तो बी उसको क्या करेगा, इस डायरेक्शन में खींचेगा मीन्स एक इस पर फ्रिक्शन, इस पर टेंडेंसी ऑफ मोशन किधर हो गया, ए का टेंडेंसी ऑफ मोशन ये हो गया, तो ये बी उस पर फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा, तब तो ये आगे की ओर बढ़ेगा। नहीं तो अगर यदि ये आगे की इधर की ओर फोर्स नहीं लगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा होता, इस डायरेक्शन में अगर मेरे को फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा होता, तो ये क्या होता है कि इसको आगे बढ़ाने वाला, इसको आगे जाने के लिए कोई सपोर्ट नहीं मिलता, तो ये क्या करता है, ये यहीं पे घूमना स्टार्ट कर देता है, ये यहीं पे घर घर करके घूमना स्टार्ट कर देता है। जैसे आप समझने के लिए आप देख सकते हो कि एग्जाम्पल कि जैसे मडी एरिया में अगर कोई व्हीकल फंस जाता है, तो वहाँ पे आप देखोगे कि उसको नेसेसरी, टायर को एक नेसेसरी फ्रिक्शन हम मिल नहीं पा रहा होता है सरफेस से। इस वजह से वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सिंपल सा ये लगा लेते, सपोज दैट ये मडी एरिया है, तो ये हट जाएगा, ये स्मूथ एरिया है, स्मूथ है, इसको फ्रिक्शन मिलेगा, नेसेसरी फ्रिक्शन नहीं मिलेगा, ये फोर्स हट जाएगा। ये फोर्स हट जाएगा तो इसको ये बैलेंस करने वाला नहीं मिलेगा, तो इसको ये आगे नहीं बढ़ाएगा, केवल ये ऐसे रोटेशनल वाला ही मिलता रहेगा हमेशा ये फोर्स इसको। तो ये क्या करेगा, वहीं पे गोल 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 घूमना स्टार्ट कर देगा। ये आप देखे होंगे कि मडी एरिया में जब भी जो टायर फंस जाता है, तो उसको नेसेसरी फ्रिक्शन सरफेस पे नहीं मिल पाता, इसलिए वो आगे की ओर नहीं बढ़ पाता है, वो क्या करता है, वहीं गोल 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 घूमना स्टार्ट कर देता है। अगर यदि ये रफ सरफेस रहता और यहाँ पे इसको नेसेसरी फ्रिक्शन मिलता, तो इसका ए का टेंडेंसी क्या है, पीछे जाने का, तो बी उसको क्या करेगा, आगे की ओर खींचने का कोशिश करेगा। तो ये इसको बैलेंस कर रहा है, जिसकी वजह से ये रोटेट भी कर रहा है और इसको एक ट्रांसलेशनल मोशन भी मिल रहा है। तो यहाँ से आप समझ गए कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल एंड नेसेसरी फॉर स्टार्टिंग अ मोशन। नहीं अगर होता तो ये क्या करता है, यहीं पे गोल गोल घूमता रहता ना। अगर जब हम लोग चल रहे होते हैं, इस केस में भी वही सेम लॉजिक लग रहा होता है, लेकिन हम लोग बचपन से चलने का इतना आदत हो चुका है कि हम लोग उस पर कभी ध्यान नहीं दिए। हम लोग क्या करते हैं, जब चलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वी नीड टू पुश द ग्राउंड, वी नीड टू पुश द ग्राउंड। तो ये हमारा एक्शन था, ये हमारा एक्शन था, दिस इज योर एक्शन। तो ये हम लोगों ने पुश किया ग्राउंड को। अगर यदि ग्राउंड हमको नेसेसरी फ्रिक्शन ना देता, ये हमारा फोर्स ना देता, तो इसको कोई बैलेंसिंग फोर्स नहीं मिलता। ये बैलेंसिंग फोर्स नहीं मिलता तो हम लोग क्या था कि मोशन तो ले चुके हैं, मोशन तो ले चुके हैं, हम लोग अर्थ को पुश कर चुके हैं, लेकिन अगर उसको बैलेंस करने वाला कोई ना हो तो हम लोग क्या करेंगे, गिर जाएंगे, है ना। इसको बैलेंस करने वाला चाहिए, तो इसको रिएक्शनरी फोर्स कौन दे रहा होता है, तो ये अर्थ इसको एक रिएक्शनरी फोर्स दे रहा है, तो तब जाकर के ये एक्शन रिएक्शन आपस में एक दूसरे को नलीफाई करते हैं और हम लोग बैलेंस्ड कंडीशन में रहते हैं। नहीं तो क्या होगा कि सपोज दैट अगर आपको स्मूथ सरफेस पे या ग्लास पे आपको चलने के लिए बोला जाए, या फिर काफ़ी स्मूथ सरफेस है, तो वहाँ पे आप देखोगे कि इसको नेसेसरी रिएक्शन फोर्स आपको मिल नहीं रहा होता है। तो सरफेस आपको रिएक्शन फोर्स या ग्राउंड आपको रिएक्शन फोर्स देता नहीं है, तो आप तो मोशन ले चुके हो, तो आप केवल पुश करोगे और आप गिर जाओगे और एक्सीडेंट हो जाएगा। जैसे सपोज दैट अगर स्मूथ सरफेस है तो वहाँ पे जैसे एक मीन्स आप जैसे सपोज दैट मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक बार ऐसा हुआ था कि रांची में जो ग्लिड्ज मॉल है, ग्लिड्ज मॉल, वहाँ पे काफ़ी स्मूथ टाइल्स वगैरह लगा दिए गए थे। तो स्मूथ टाइल्स, उसको इतना चिकना टाइल्स वहाँ पे लगाया गया था कि जस्ट फॉर शो के लिए कि वहाँ पे बहुत चिकना टाइल्स लगा दिया गया था सामने में। तो जब भी बारिश होती थी या फिर ऐसे भी, वो क्या होता था कि लोग वहाँ पे गिरना स्टार्ट कर दिए थे। क्यों गिरना स्टार्ट कर दिए थे? क्योंकि वो इतना शाइनिंग था, इतना मीन्स स्मूथ सरफेस था कि वहाँ पे जब भी चल रहे हैं तो हम लोग को केवल एक्शन हम लोग कर पा रहे हैं, हमको वो सरफेस से नेसेसरी रिएक्शन मिल नहीं पा रहा है। तो इस वजह से हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग गिर जाते थे। एक दो बार मेरे साथ भी ये कहानी हो चुकी है।
तो फिर बाद में उसके मैनेजमेंट ने उसको चेंज करवा करके और फिर रफ टाइल्स वहाँ पे लगवाया. So this was all about the static friction. So static friction is responsible and necessary for starting motion. Now next is your kinetic friction. तो बॉडी, ये काइनेटिक फ्रिक्शन कब आता है? तो काइनेटिक फ्रिक्शन तब आता है जब बॉडी इज इन मोशन, जब बॉडी इज इन मोशन. नाउ काइनेटिक फ्रिक्शन रिटार्ड्स एंड स्टॉप्स द बॉडी. अब ये आप बोलोगे कि सर काइनेटिक फ्रिक्शन तो आप बोले कि मोशन में आता है, लगता है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन रिटार्ड्स एंड स्टॉप्स द बॉडी. तो यस, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट हमेशा याद रखें कि काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज रिटार्ड्स एंड स्टॉप्स द बॉडी. अब ये ऐसा क्यों होता है भाई? सपोज दैट आप पैडल मार करके आप साइकिल का छोड़ दो, तो वो क्या करेगा? धीरे 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 जा करके रुकेगा. लेकिन वो जब धीरे धीरे रुक रहा होता, उस समय में आप क्या थे? मोशन में ही तो थे. तो मोशन में लगने वाला वो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या कर रहा है आपके? अगर आप नेसेसरी फोर्स ना लगा रहे हैं तो आपके फोर्स को वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है? जो लग चुका फोर्स उसको धीरे 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 कम कर रहा है, मीन्स आपके मोशन को स्टॉप कर रहा है. तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? तो रिटार्ड्स एंड स्टॉप्स द बॉडी. थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, बट दिस इज द रीज़न. क्योंकि आप अगर आपने साइकिल पे फोर्स लगाना छोड़ दिया तो वो क्या, ऐसा नहीं है कि वो चलता रहेगा, वो धीरे धीरे. या फिर आपने बॉल को किक मारा, किक मारने के बाद आप देखोगे कि थोड़ी देर चलने के बाद वो रुक जाता है. तो जब तक वो चल रहा था तब तक हम तो यही पढ़े ना कि जब तक बॉडी मोशन में रेस्ट में रहता है तब स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होता है, लेकिन जब भी मोशन में होता है तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होता है. तो हम लोग कह सकते हैं कि नॉर्मली काइनेटिक फ्रिक्शन वैल्यू इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन. तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि नॉर्मली काइनेटिक फ्रिक्शन वैल्यू is less than static friction. ये कब लग रहा होता है? बॉडी इज इन मोशन, काइनेटिक फ्रिक्शन रिटार्ड्स एंड स्टॉप्स द बॉडी. और नॉर्मली कब लगता है? जब नॉर्मली काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है. एग्जाम्पल तो आपको मैंने दिया कि साइकिल को चला करके आप छोड़ दोगे तो आपको धीरे धीरे क्या करता है कि रुक जाता है. सो नाउ नेक्स्ट है कि अब मैं देखता हूँ, अब मैं डिस्कस करता हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन के भी देखे होंगे. वहाँ पे दो पार्ट होते हैं. एक आता है हमारा ऑटो एडजस्टिंग नेचर और दूसरा है लिमिटिंग फ्रिक्शन. ऑटो एडजस्टिंग नेचर एंड दूसरा है लिमिटिंग फ्रिक्शन. नाउ जब हम ऑटो एडजस्टिंग नेचर की बात कर रहे थे तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जैसे जैसे हमारा क्या होता है कि हम लोग फोर्स को बढ़ा रहे होते थे, है ना. जैसे किसी एक बॉडी पे हम लोगों ने फोर्स लगाया, है ना. अब फोर्स को मैं बढ़ा रहा हूँ, पहले 1 न्यूटन लगाया तो यहाँ से भी फ्रिक्शनल फोर्स क्या हुआ? 1 न्यूटन हो गया. फिर हम लोगों ने 2 न्यूटन लगाया तो यहाँ पर भी 2 न्यूटन हो गया. 3 लगाया तो यहाँ पर भी 3. तो ये आप देखोगे कि ये क्या कर रहा है? ऑटो एडजस्ट कर रहा है. ये ऑटो एडजस्ट कर रहा है. ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे अगर फ्रिक्शन फोर्स का 4 हो सकता है तो ऐसा नहीं है कि मेरे 1 न्यूटन अप्लाई करने से ही ये 4 लगा दिया. ऐसा नहीं है. क्या है कि मैं जब 1 लगा रहा हूँ तो ये भी एक फ्रिक्शन फोर्स पीछे जो है वो भी 1 लगा रहा है. मींस ऐसा नहीं है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे 4 मैक्सिमम जो है लग सकता है वो 4 है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब मैंने 1 न्यूटन लगाया तभी ये 4 लग जाएगा, जब मैंने 2 न्यूटन लगाया तब भी ये 4 लग जाएगा. नहीं, वो ऑटो एडजस्ट कर रहा है. मैं 1 लगाया तो ये 1 लगाता है, मैं 2 लगाया तो ये 2 लगाता है, ये 3 लगाया तो ये 3 लगाता है, मैं 4 लगाता हूँ तो ये भी 4 लगाता है. लेकिन अब मैं 5 लगाता हूँ तो आप देखोगे कि ये तब ये 4 ही लगाएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम अपना लिमिट को गेन कर चुका है. तो यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे तो ये क्या कर रहा है? ऑटो एडजस्ट कर रहा है. ऑटो एडजस्टिंग खुद से. तो फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली एडजस्ट इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स अप टू अ सर्टेन लिमिट. ये अप टू अ सर्टेन लिमिट.
तो आई होप कि आपको ऑटो एडजस्टिंग नेचर आपको समझ में आ चुका होगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है, तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू हमेशा ऑटो एडजस्टिंग नेचर का होता है जब तक फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम या लिमिटिंग वैल्यू को गेन नहीं करता है, और उसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, ये जैसे 4 हो गया, विच कैन बी डेवलप्ड beyond this the body will which can be developed beyond this the body will start moving, beyond this the body will start moving means इसके बाद अगर यदि आप कोई फोर्स लगाते हैं तो वो रोक नहीं पाएगा, जो रोकने वाला नेचर था वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लगना बंद हो जाएगा, ये लगता रहेगा, लेकिन इसके रोकने का जो टेंडेंसी था, जो कैपेबिलिटी था, वो खत्म हो जाएगा। सो दैट लिमिट इज नोन एज, दैट मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज योर लिमिटिंग फ्रिक्शन। नाउ अभी जैसे कि चलिए इसके आगे यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है, वो हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। और जब भी जनरली हम लोग क्वेश्चंस वगैरह न्यूमेरिकल्स वगैरह कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जो भी वैल्यू दिए हुए होते हैं वो लिमिटिंग फ्रिक्शन की ही बात कर रहे होते हैं। यदि कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो ये ऑटो नोन है कि वहाँ पे जो भी फ्रिक्शन हमको निकालना है वो हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन की ही बात कर रहे हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन विच कैन बी डेवलप्ड बियॉन्ड दिस द बॉडी विल स्टार्ट मूविंग, उसके आगे बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रूल्स ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या नियम है या रूल्स या लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, रूल्स या उसको कह सकते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ना इट इज डायरेक्ट, फर्स्ट जो है ये कहता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। कहने का मतलब जो है अभी आपका कितना वजन आप सरफेस पे दे रहे हो, ये उस पर वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो डेवलप होने वाला है ये उस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है। आप कितने अगर आप अधिक हैवी बॉडी, कोई हैवी बॉडी को अगर आप रखोगे सरफेस पे तो आप पाओगे कि उसको हिला पाना ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन जो बनने वाला है या जो वहाँ पे आपको फोर्स अप्लाई करने वाला है, आप करने वाले हो, आपको ज़्यादा फोर्स लगाना होगा। आप खुद से समझ लो कि एक छोटा सा पत्थर है ना, या फिर छोटा सा पत्थर है, एक बड़ा सा पत्थर है, तो आप देखोगे कि छोटे पत्थर को हिलाना आसान है क्योंकि उसका वजन कम है, और इस वजह से वहाँ जो फ्रिक्शनल फोर्स जो लगने वाला लगेगा, जो स्टैटिक जो वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स वहाँ जो डेवलप करने वाला है वो बड़े के बनिस्बत कम होगा। तो जाहिर सी बात है कि बड़े का वेट ज़्यादा है, इस वजह से वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या है कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, वो जो सरफेस कितना रिएक्ट कर रहा है यहाँ पर। फिर से वेट का कंसेप्ट वो नहीं होता है कि वेट इज इक्वल टू mg, वेट का कंसेप्ट होता है कि जिसका जो उस पर रिएक्शन, बेसिकली वो रिएक्शन क्या रिएक्शन वो सरफेस उस पर दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि इन द नॉर्मल कंडीशन यदि बॉडी ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है तो R विल बी इक्वल टू mg, R जो है वो mg को बैलेंस किया हुआ है। तो इसमें जो लगने वाला अगर मैं फोर्स ऑफ इसमें अप्लाई करूं तब यहाँ जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप करेगा, यहाँ पे अगर मैं इधर पे फोर्स अप्लाई करता हूँ तो इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप करने वाला है वो क्या है कि इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। यही है हमारा लॉ ऑफ फ्रिक्शन, ये है हमारा लॉ ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जब हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में ब्रेक करते हैं तो एक यहाँ पे एक कांस्टेंट हम लोग लगाएंगे, इसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, एंड म्यू इज नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगेन मैं बोल दूं कि अगर यदि आप हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं किसी न्यूमेरिकल्स में, अगर यदि म्यू दिया हुआ है तो हम लोग ये मान के चलते हैं दैट इज आवर, और कुछ भी मेंशन नहीं है तो ये म्यू को हम लोग मान के चलते हैं कि ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन की ही बात हो रही है। नेक्स्ट क्या है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया। ऐसा हम लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि
ऐसा हम लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है कि अगर सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे लगने वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अधिक होगा, ऐसा हम लोगों को लग सकता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि ऐसो अगर सरफेस बड़ा हो तो वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स उस पर डिपेंड करता है। लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल। यस, नाउ सपोज दैट ये अगर मैं ऐसे लगाऊं, ऐसे रखूं या मैं ऐसे रखूं, इन बोथ द केसेस, है ना, ये आप देखोगे कि ये फ्रिक्शनल फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा है। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे सपोज द स्टैटिक कंडीशन में ना बॉडी कहीं मूव कर रही है, ऊपर ना जा रही है ना नीचे आ रही है, तो उस केस में ये वेट mg के बराबर होता है। अब मैं ऐसे रखूं या मैं ऐसे रखूं, इन बोथ द केसेस व्हाट विल हैपन, द mg, द वेट विल बी सेम। मैं ऐसे रखूं या ऐसे खड़ा करके रखूं, इन बोथ द केसेस व्हाट विल हैपन, द वेट विल बी सेम। चाहे ऐसे रखूं या ऐसे रखूं, तो इन दोनों केसेस में हमारा वेट सेम आने वाला है। तो यहाँ पे तो ये कहीं मेंशन किया हुआ नहीं है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन ये एरिया पे डिपेंडेंस है, वो तो सिंपल सा बात है भाई, वो रिएक्शनली फोर्स जो लग रहा है उस पर डिपेंड करता है ना। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया। हाँ, फिर क्या है, इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द इंटेंशन ऑफ मोशन। ऑब्वियसली अगर मैं इधर पे फोर्स लगा रहा हूं तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उसका डायरेक्शन होगा। नाउ नेक्स्ट है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट। यस, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट। जैसे ये स्मूथ सरफेस है या ये रफ सरफेस है या ये प्लास्टिक है या फिर जो है, जैसे यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे मोर एडेसिव फोर्सेस विल इंक्रीज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। सपोज दैट, एडेसिव कहने का मतलब होता है जो चिपकाने के लिए यूज किया जाता है, एडेसिव्स। फेविकॉल एक ब्रांड नेम है, वो फेविकॉल वो चीज़ नहीं होती जो चिपकाती है, चिपकाने वाला जो नेचर होता है उसको बोला जाता है एडेसिव्स। तो सपोज दैट यहाँ पे मैंने एडेसिव लगा करके एक दूसरे पेपर को इसके ऊपर चिपका दिया, तो ये इतना ज़्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन डेवलप कर देगा, वहाँ का इतना ज़्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन डेवलप कर देता है वो एडेसिव्स, बिकॉज वहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपना रोल प्ले करना स्टार्ट कर देता है। तो वो उस पर फिसलना ही बंद कर देगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वहाँ पे रोल प्ले करना स्टार्ट कर देता है। तो क्या है कि इसकी वजह से इतना ज़्यादा वहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन इंक्रीज कर जाएगा, तो बॉन्डिंग इतनी तेज स्ट्रांग हो जाएगी, इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, इंटरलॉकिंग इतना हैवी हो जाएगा कि उसको आप फिर मूव कर पाना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से आप देखोगे कि दो पेपर को अगर आपने चिपका दिया तो उसको आप हिलाना चाहो तो हिलेगा नहीं, है ना। तो वहाँ वो क्या करता है, एडेसिव अगर यदि मैं लगा दूं तो मोर एडेसिव फोर्सेस विल इंक्रीज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। और दूसरा क्या है, नेचर ऑफ द मटेरियल, जैसे रफनेस है, जैसे खुरदरी मटेरियल है या फिर प्लास्टिक मटेरियल है, तो वहाँ पे अलग अलग फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि हर के लिए आपका क्या हो जाएगा, म्यू वैल्यू अलग अलग होता है ना। तो नेचर इफेक्ट्स द फ्रिक्शन, नेचर ऑफ द मटेरियल इफेक्ट्स द फ्रिक्शन। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट चीज जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, नाउ एंगल ऑफ फ्रिक्शन को पहले तो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख रखा है, लेकिन इसको समझने के लिए आप जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे यहाँ फोर्स अप्लाई किया, ये रफ सरफेस है, दिस इज योर रफ सरफेस, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि एक फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप करेगा। मैं अभी डेफिनेशन को मैं समझा नहीं रहा हूँ, पहले मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप कर जाएगा, ये एन आर लिखे, नॉर्मल रिएक्शन, आर से भी डिनोट करते हैं, एन से भी डिनोट करते हैं, हम दोनों लिख दिए एन आर। ओके, क्योंकि यहाँ पे रिजल्टेंट एक और दूसरे आर का यूज़ करूँगा, इसलिए मैंने एन से डिनोट कर दिया। तो बेसिकली क्या है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाऊं और पैरेललोग्राम लॉ को यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ, तो ये अगर एफ आर है मैग्नीट्यूड, तो ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ एफ आर के बराबर ही हो जाएगा, ये वाली लाइन।
तो इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं तो ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, दिस विल बी इट्स रिजल्टेंट, है ना। आर क्या है, रिजल्टेंट ऑफ दिस नॉर्मल रिएक्शन एंड दिस फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये आर और ये एन के बीच में जो बन रहा एंगल होता है, इट इज नोटेड बाय लैम्डा। ये आर क्या है, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स। तो क्या है कि आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में जो जो रिजल्टेंट फोर्स है उसी को हम लोग कह रहे हैं आर। और आर और दिस नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल बन रहा है उसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, सॉरी यहाँ पे एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसको एक साथ आप लोग, नहीं तो आप कंफ्यूजन हो जाएगा। एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, एंड रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन, दिस इज योर रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है दैट इज योर एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नाउ जैसे कि अगर अभी मैं डिस्कस करूँगा कि इसी को ही आपने क्यों पकड़ा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, उसके पीछे भी रीज़न है। तो पहले मैं ये निकाल दूं कि ये आखिर होगा क्या। तो अभी मैं यहाँ से tan लैम्डा मैं लिखूं, tan लैम्डा, tan थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, P बाई बी, इट विल बी FR बाई NR, FR बाई NR। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि FR इज इक्वल्स टू म्यू आर, मीन्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू आर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से मैं कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, म्यू के बराबर आ जाएगा। तो इसी तरह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन, तो यहाँ पर भी क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन दैट इज नथिंग बट म्यू। तो इस सरफेस का जो म्यू है वही हमारा क्या आ जाएगा, tan लैम्डा, एंड लैम्डा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यहां से एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स म्यू, tan इनवर्स म्यू। तो दिस इज योर एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नाउ अगर यदि यहां पे बोला जाए कि भाई हमने इसी लैम्डे को क्यों पकड़ा, इसी को एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्यों पकड़ा, इसी को हम लोगों ने एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्यों पकड़ा, क्योंकि अगर सपोज दैट हमारा फ्रिक्शनल फोर्स हाई हो, अगर मेरा फ्रिक्शनल फोर्स हाई हो तो फ्रिक्शनल फोर्स हाई होने से ये क्या हो जाएगा, अभी ये हो जाएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इस केस में ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दिस वन। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन चेंज करने से, एंगल ऑफ फ्रिक्शन को चेंज करने से हमारा फ्रिक्शनल फोर्स बदल जाता है ना। ये नॉर्मल रिएक्शन तो वही लगने वाला है। अभी मेरा मान लेते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ गया, अधिक है, यहाँ क्या रफनेस अधिक है, तो ये इधर की ओर घसक जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये एंगल चेंज हो गया। तो इस एंगल के चेंज होने से तो ये चेंज हो रहा है, या इसके चेंज होने से यही एंगल तो चेंज हो रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने इसको पकड़ के रखा है कि यही हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। ओके, नेक्स्ट इज एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, नाउ सपोज दैट जैसे ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, जैसे सपोज दैट मैंने एक मास, एक बॉडी को रखा, ये आप समझने की कोशिश करो। जैसे कि किसी एक बॉडी को मैंने अभी हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा है, लेकिन ये इसको मैं इंक्लाइन कर सकता हूँ। तो मैं अभी रखा इसको, थोड़ा थोड़ा इंक्लिनेशन को मैं बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा और बढ़ाया, ये बॉडी का टेंडेंसी होगा नीचे की ओर मूव करने का, अभी लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है, थोड़ा और मैं ऊपर किया, अभी भी ये मूव करने का टेंडेंसी तो है नीचे, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है, थोड़ा और मैं बढ़ाया, मैं इतने पे लाया, तो अब इसमें क्या है, पूरी हरकत हो चुकी है ये नीचे जाने की। मीन्स अब थोड़ा सा भी मैं अगर यदि इसको ऊपर कर देता हूँ तो ये क्या करेगा, स्लाइड कर जाएगा। तो जब तक, जिस एंगल तक ये बॉडी नीचे की ओर मूव नहीं कर रहा था, लेकिन
मीन्स जिस एंगल पर ये बॉडी का मैक्सिमम टेंडेंसी हो चुका है कि अब थोड़ा भी एंगल में बढ़ा दूं तो ये नीचे की ओर मूव कर जाएगा। मीन्स अभी ये पे इधर पे है, अभी मैं थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, नहीं बढ़ा, नहीं घसका नीचे। अभी यहाँ पे क्या है कि इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा भी इंक्रीज करूँ तो ये सरक जाएगा नीचे। मीन्स यहाँ पे ये इसमें मैक्सिमम टेंडेंसी आ चुका है मूव करने का, है ना। तो जिस एंगल पे ये टेंडेंसी गेन कर लेता है उसी एंगल को कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिपोज। दैट एंगल वी कॉल इट एज एंगल ऑफ रिपोज। नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस इज योर वेट mg, यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। तो हमेशा क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस। तो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल रिएक्शन ऐसे एक्ट करने वाला है, ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे एक्ट करेगा। अभी ये नीचे की ओर इसका टेंडेंसी क्या है, देखो यहाँ पे ये थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, आप देखो ये थीटा है, ये 90, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा हमारा थीटा, क्योंकि ये खुद में ये 90 डिग्री है। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। तो इधर पे आ जाएगा हमारा mg cos थीटा और इधर पे आ जाएगा हमारा mg sin थीटा। नाउ अब इसका ये टेंडेंसी इधर है, इधर जाने का, ये mg sin थीटा इसको नीचे की ओर लाना चाहता है, ये नीचे की ओर लाना चाहता है। तो ये क्या करेगा भाई, इसमें एक फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप करेगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा। तो अभी ये मैक्सिमम टेंडेंसी है, मींस ये इसको बैलेंस किया हुआ है, ये इसको बैलेंस किया हुआ है। ये बॉडी ना तो इधर जा रही है ना इधर जा रही है, मींस ये n जो है mg cos थीटा को बैलेंस किए हुए हैं, और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये किसको बैलेंस किए हुए, ये mg sin थीटा को बैलेंस किए हुए हैं। अगर इन दोनों का रेशियो मैं ले लूं, इन दोनों के रेशियो को मैं ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, FR बाय नॉर्मल रिएक्शन, ये mg कट जाएगा, हमारे पास आएगा tan थीटा। तो you can see that FR by normal reaction is nothing but mu. Just now अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो FR by normal reaction को हम लोग सीधा लिख सकते हैं, ये mu है। मीन्स किसी का अगर मैं बात करूं कि what will be the angle of repose, तो किसी सरफेस का एंगल ऑफ रिपोज वही हो गया, एंगल कितने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे वो बॉडी मूव स्लाइड करना नीचे स्टार्ट कर देगा, तो दैट इज tan इनवर्स ऑफ म्यू। तो दिस इज योर एंगल ऑफ रिपोज। यहाँ पे एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये एंगल ऑफ रिपोज पे तो ये गेन कर चुका है, ये मैक्सिमम टेंडेंसी हो चुका है। अगर ये स्लाइड करना थोड़ा सा और ऊपर किया और ये अगर स्लाइड करना स्टार्ट कर दे तो उसके बाद अगर आप थोड़ा सा इंक्लिनेशन कम भी कर देंगे तब भी वो चलेगा, है ना। इसको मैं फाई से डिनोट कर देता हूँ, ज़्यादा बेहतर होगा। इसको मैं फाई से डिनोट कर देता हूँ, एंगल ऑफ रिपोज एज फाई। इस बात को आप ध्यान रखना क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारा जो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वह स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है ना, कम होता है। तो वी नो, तो इसका मतलब ये इस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे ये स्लाइडिंग स्टार्ट कर देता है। तो अगर मैं थोड़ा कम भी कर दूं, अब इसके बाद एक बार जब स्लाइडिंग स्टार्ट हो गया उसके बाद अगर मैं कम भी कर दूं तब भी ये कंटिन्यू करेगा मूव करने से। That's why I had written here, once the block starts sliding, it continues to slide at a constant speed at slightly smaller angle of inclination. That is, suppose that अभी ये स्लाइड करना स्टार्ट किया तो this is your phi s, एक तरह से कह सकते हैं this is your phi s, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि उससे थोड़ा कम भी कर दूं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तब भी ये क्या करेगा, मूव करेगा। तो क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है दैट इज ऑलवेज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, ये स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। तो इसलिए हम लोग कहे हैं कि फाई के ये सपोज दैट ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन इट इज ऑलवेज लेस देन फाई एस। तो इन दिस पोजिशन वी कैन से म्यू के इज इक्वल टू tan फाई
के सॉरी, जैसे यहाँ पे म्यू इज इक्वल्स टू tan phi, तो ये क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए, तो म्यू एस इज इक्वल्स टू tan phi s, तो म्यू के इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा tan phi k हो जाएगा इन दिस पोजीशन. नाउ तो दैट इज योर एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड दिस इज योर एंगल ऑफ रिपोर्ट. नेक्स्ट अब थोड़ा नॉर्मल रिएक्शन की मैं बात करूं तो नॉर्मल रिएक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी बताया कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा क्या होता है कि परपेंडिकुलर ही एक्ट करता है सरफेस के. ये सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर एक्ट किया. तो इस केस में यहाँ पे ये हो जाएगा सपोज दैट mg है ना. तो यहाँ पे इन द नॉर्मल कंडीशन जब ये बॉडी कहीं मूव नहीं कर रही है, ये मूव नहीं कर रही है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू mg. ये बॉडी ना तो ऊपर जा रही ना नीचे जा रही, तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारा mg. और अगर मैं इधर पे एक अप्लाइड फोर्स लगाऊं तो इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन है ना. तो यहाँ से जो हमारा आ जाएगा Fr इज इक्वल्स टू म्यू nr, या nr इज mg, तो यू कैन राइट म्यू mg. तो ये इस केस का ये हॉरिजॉन्टल के लिए प्लेन पे जब रखा हुआ है बॉडी. ये कब का है, ये जब हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करी है. अब जब हम लोग थोड़ा इंक्लाइंड प्लेन पे अगर मैं बात करता हूं तो भी ये नॉर्मल रिएक्शन जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर ही लगेगा. तो यहाँ पे जैसे ये हो गया हमारा mg, वेट तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है टुवर्ड्स द अर्थ, टुवर्ड्स द कोर ऑफ द अर्थ. तो ये हो गया mg. तो इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन जो होने वाला है हमारा, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया ये थीटा, तो ये भी हमारा थीटा हो जाएगा. तो ये हो जाएगा mg cos थीटा. तो इस केस में जो हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन होने वाला है वह हो जाएगा mg cos थीटा. ये इस केस का मैं बात कर रहा हूँ. तो यहाँ पे अगर यदि एक फोर्स लग रहा होगा तो इसका ये इधर पे हमारा टेंडेंसी है mg sin थीटा से ये नीचे जाना चाहेगा. तो इसमें जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा वो इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा. तो यहाँ पे आप देखोगे कि चेंज करिए नॉर्मल रिएक्शन, ये यहाँ पे mg है तो ज़रूरी नहीं कि हर वक्त mg ही आए. अभी मान लेते हैं जैसे वॉल के केस में हम लोग ले लेते हैं. वॉल दीवार में अगर हम लोगों ने एक ऐसे पकड़ के रखा है ये इस तरह से, तो ये इस पे हम लोगों ने एक फोर्स लगाया, सपोज दैट हमने F फोर्स लगाया हुआ है, तो इस पे ये रिएक्शनल फोर्स हो जाएगा. नॉर्मल रिएक्शन ये हो गया हमारा, चलिए R से डिनोट करते हैं. R से डिनोट किया तो ये हो गया हमारा नॉर्मल रिएक्शन. यहाँ पे ये नॉर्मल रिएक्शन हो. अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि क्या ये बॉडी इस सरफेस पे टिका रहेगा या फिर ये सरक के गिर जाएगा, या फिर मैं कितना फोर्स लगाऊं कि ये बॉडी यहाँ से टिका हुआ रहेगा. मान लेते हैं आप सपोज 1 kg के ऑब्जेक्ट को दीवार पे ऐसे आप पकड़ रहे हैं तो कितना फोर्स, वो तो उसका टेंडेंसी होता है नीचे स्लाइड करने का, वो तो नीचे गिरने का कोशिश करेगा ये mg से. तो यहाँ पे एक आता है कि हमारे को कितना फोर्स लगाना चाहिए ताकि ये वहाँ पे अटका रहे, ये गिरे ना. तो देखिए अगर यदि ये रफ सरफेस है तो यहाँ पे अगर मैं लगा रहा हूँ तो ये फ्रिक्शन, ये सरफेस, ये टेंडेंसी इसका क्या रहेगा नीचे जाने का. तो ये वॉल इसको क्या करेगा इस डायरेक्शन में, अपनी डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको क्या करेगा कि भाई आप जाओ मत, रोकने का कोशिश करेगा. और अगर यदि ये बॉडी यहाँ पे, ये मास यहाँ पे तभी रुक पाएगा जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा क्या हो जाएगा mg को बैलेंस कर दे. अभी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि म्यू इंटू एन आर होता है. फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू इंटू आर है ना, म्यू इंटू आर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू आर मस्ट बी इक्वल्स टू mg. और r किसके बराबर है, r तो यहाँ पे क्या है f के बराबर है. तो यहाँ से r इज इक्वल्स टू mg बाय म्यू, तो दैट विल बी इक्वल टू f. मीन्स हमको इतना म्यू mg बाय म्यू अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा तब जा करके ये बॉडी यहाँ पे अटका रहेगा. इसलिए कभी कभी देखोगे कि हेवी बॉडी को आप दीवार पे लगाए हुए हो, हेवी बॉडी को, तो उसको संभाल पाना मुश्किल हो जाता है, उसके लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, नहीं तो वो क्या करेगा नीचे की ओर गिर जाएगा. इस पर ज़्यादा, जिसका ज़्यादा वेट होगा mg, उसमें ज़्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि F और R तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बैलेंस किया हो रहेगा है ना. जो खेल है यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स अगर mg को बैलेंस कर दिया तब, नहीं तो ये अगर हेवी हो जाएगा तो ये तो सरक जाएगा नीचे.
ओके, नाउ नेक्स्ट इज फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप स्लाइडिंग डाउन। कितना फोर्स लगाएं ताकि ये स्लाइडिंग डाउन से बच सके। जैसे इस केस में हम लोगों ने ये लगाया, ये इसका वेट लगेगा mg, ये नॉर्मल रिएक्शन तो इधर लग रहा है, ये इधर पे हो जाएगा, ये थीटा हो गया, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में ये हो जाएगा हमारा mg sin थीटा। अभी बोल रहे हैं कि हम लोग इसका टेंडेंसी किधर है, इधर स्लाइड करने का, इधर स्लाइड करने का है किसी एंगल पे, ये जरूरी नहीं है एंगल ऑफ रिपोज है, ये इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा हमारा, एक फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो अभी जब इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा तो हम लोग इस पे अप्लाइड, इसका मैक्सिमम टेंडेंसी इधर स्लाइड करने का, तो हमको इसको स्टॉप कितना फोर्स हम इधर लगाए कि ये रुका रहे, ये मूव ना करे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो आप कितना फोर्स लगाना है। तो पहले ये देखें कि ये स्टॉप कंडीशन में ये रुका रहे, इसका मतलब कि इधर का फोर्स और इधर का फोर्स बैलेंस हो जाए। मीन्स mg sin थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू f, ये जो मैं लगाऊंगा फोर्स प्लस ये फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ से जो f आने वाला है ये इसको मैं इधर ले आऊँगा, तो ये हो जाएगा mg sin थीटा माइनस f फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना होना है मेरा, सिंस फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू म्यू इंटू n। अभी ये n क्या है हमारा, n जो है वो mg cos थीटा को बैलेंस किया हुआ है, क्योंकि ना बॉडी ये ऊपर जा रहा है ना बॉडी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो n हो गया हमारा mg cos थीटा। तो हमारा जो फोर्स अप्लाई हम लोग कितना करेंगे, हम लोग mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। मीन्स ये जो फोर्स हो जाएगा यहाँ से mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। मीन्स ये हमारे को फोर्स अप्लाई करना होगा ताकि ये बॉडी इधर पे स्लाइड ना करे। मीन्स ये स्लाइड करने से इसको हम रोक ले जाए, वी कैन restrict it from sliding, we can restrict it from sliding. Okay, so let me open the NCERT book. Okay, तो ये है हमारा जो फोर्स जो हम लगाएंगे ताकि इसको हम स्लाइड करने से रोक सकें। नाउ नेक्स्ट है कि व्हाट शुड बी द मैक्सिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल अप, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल अप। इसको मैं कितना फोर्स लगाऊं ताकि ये इसको ऊपर की ओर पुल कर सकूं, ऊपर की ओर मैं पुल कर सकूं। अब ये क्या कर रहे हैं, इसको मेरे को ऊपर ले जाना है ना। ये यहाँ पे हमारा हो जाएगा वेट mg, और अब तक तो ये जान ही गए होंगे कि ये थीटा है तो ये एंगल भी हमारा थीटा हो जाएगा, और इधर पे हमारा नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। अभी मेरे को इसको ऊपर ले जाना है, इस डायरेक्शन में ले जाना है, तो हमको ये फोर्स कितना लगाना होगा। अब मेरे को इसका टेंडेंसी किधर है, ऊपर जाने का, तो उस केस में अब फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। ये हो गया हमारा फ्रिक्शनल फोर्स का। उससे पहले हम लोग पहले इस mg को मैं रिजॉल्व करूं तो ये आ जाएगा मेरा इधर mg cos थीटा, और ये एक इधर पे इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा mg sin थीटा। अब इस बॉडी का टोटल टेंडेंसी जो है वो ऊपर की ओर जाना है। टोटल टेंडेंसी क्या है, इसको मेरे को ऊपर की ओर लेकर जाना है। सो यहाँ पर जो आएगा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, तो भाई नेट टेंडेंसी इधर है तो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा हमारा पीछे की ओर। अभी इस केस में जो हमारे आने वाले हैं F
एफ अप्लाइड, ये एफ अप्लाइड कम से कम इसको तो इससे बड़ा होना चाहिए, मीन्स कम से कम इसके बराबर तो हमको लगाना ही है ताकि इस बॉडी को हम स्लाइड करके ऊपर ले जा सकें। तो ये जो हमारा फोर्स अप्लाइड होगा, यहाँ पे इसको मैं इसको अप्लाइड कर देता हूँ, फोर्स अप्लाइड। उसी तरह से ये जो फोर्स अप्लाइड होगा वो तकरीबन इन दोनों फोर्सेस के बराबर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा F प्लस एम जी साइन थीटा, F प्लस फ्रिक्शनल फोर्स प्लस एम जी साइन थीटा। नाउ यहाँ से देखें तो ये आ जाएगा हमारा F हमारा कितने के बराबर हो जाएगा यहाँ से, तो F हम लोग पढ़े हैं कि म्यू इंटू एन होता है, और n जो है वो किसको बैलेंस किया हुआ है, ये एम जी कॉस थीटा को बैलेंस किया हुआ है। तो ये हो जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा। तो ये जो F अप्लाइड आ जाएगा ये मेरा आ जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं F अप्लाइड इज इक्वल्स टू एम जी, तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। मीन्स अगर मेरे को इस बॉडी को स्लाइड करके ऊपर लेकर के जाना है, ऊपर लेकर के जाना है, ये चलना है इसको, तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है मेरा फोर्स अप्लाइड, F अप्लाइड इज इक्वल टू म्यू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। और जब इसको रोके रहना है, रुकना है, तो उसके लिए हमको फोर्स अप्लाइड कितना लगाना होगा, म्यू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये क्या है, फिर से ये रुकने वाला कंडीशन है, रुकना है, और ये क्या है, चलने वाला कंडीशन है, ये चलना है। अब थोड़ा सा इसको हम थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे, इस दोनों को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन और करूंगा। तो रुकने वाला जो कंडीशन था, ये वाले कंडीशन, इसके लिए हमारा क्या था कि F अप्लाइड इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा लिख सकते हैं, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। ये हो गया हमारा, मैं एम जी को इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, म्यू एम जी कॉस थीटा। ये कब था कंडीशन, ये रुकना था, यहाँ पे ये क्या था, रुका हुआ था, रोकना था, इनफैक्ट रोकने के लिए, रोकना, ये खा हो गया, खोखना हो गया। तो ये हो गया, मान लेते हैं रुकने वाला कंडीशन। एक हमारा आया अभी चलना, अब इसको हमको कितना है कि चला सकें इसको, तो उसके लिए जो हमारा जो फोर्स अप्लाइड था, यहाँ से हम लोग एक रेंज ऑफ फोर्स की मैं बात करूंगा, रेंज ऑफ फोर्स की मैं बात करूंगा। तो F अप्लाइड विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आया हमारा एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। ये चलना है, वो रुकना था और यह चलने वाला है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे रेंज ऑफ फोर्स की बात करेंगे। ये क्या था, एक तरह से कहे तो ये क्या था, हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था, म्यू एम जी कॉस थीटा। ये हमारा क्या था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये म्यू एम जी कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं फार, ये हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था। ये पहला था रोकना, दूसरा था चलना। अब यहाँ पे थोड़ा एक हम लोग ये करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक सिंपल से एग्जाम्पल लेंगे और बात करेंगे कि सपोज इसको मैं 10 न्यूटन मान लिया, और सपोज ये जो हमारा है ये 4 न्यूटन है, सपोज दैट मैंने माना है। तो F अप्लाइड कितना हो जाएगा, 10 माइनस 4, तो ये हमारा हो जाएगा 6 न्यूटन। ये जस्ट मैंने समझने के लिए लिया है। तो एम जी साइन थीटा, ये अगर यदि रुकने के लिए, रोकने के लिए हमको कितना फोर्स लगाना पड़ा, 6 न्यूटन। नाउ अगर यदि मैं चलने के लिए देखूं तो हमारा एम जी साइन थीटा सपोज दैट 10 है, और म्यू एम जी कॉस थीटा जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है वो सपोज दैट मान लिया मैंने 4 न्यूटन। तो ये कितना हो जाएगा फोर्स अप्लाइड चलाने के लिए, 14 न्यूटन। कहने का मतलब सेम बॉडी को यहाँ पे अगर चलाने के लिए हमको 6 न्यूटन, सॉरी रोकने के लिए हमको 6 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ा, लेकिन चलाने के लिए
ये था रोकने के लिए हमको 6 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ा, ये रोकने के लिए। लेकिन चलाने के लिए हमको कितना फोर्स लगाना पड़ा? ऐसा नहीं था कि 6 न्यूटन हमको रोकने के लिए लगा तो मैं 7 लगाऊंगा तो वो बॉडी चलना स्टार्ट कर देगा। नहीं, ये 6 न्यूटन हमको रोकने के लिए लगा और 14 न्यूटन हमारे को चलाने के लिए लगा। यहां पे देख सकते हो व्हाट इज द गैपिंग, 8 न्यूटन। तो ये 8 न्यूटन तक क्या किया गया, क्या हुआ? ये 8 न्यूटन तक यहाँ पे सेल्फ एडजस्टिंग नेचर चल रहा था। कहने का मतलब है, सेल्फ एडजस्टिंग कहने का मतलब है कि ये जैसे मैंने 6 न्यूटन लगाया तो रोक दिया, 5 लगाता तो रोक नहीं पाता, इससे छोटा रहता तो रुकता नहीं, है ना, पीछे स्लाइडिंग डाउन हो जाता, ये स्लाइडिंग डाउन हो जाता। और 14 न्यूटन के ऊपर मैं ले जाऊं, 14 न्यूटन या 14 न्यूटन के ऊपर मैं ले जाऊं तो इसको मैं स्लाइडिंग अप कर सकता हूं। लेकिन ये 6 न्यूटन टू 14 न्यूटन के बीच का क्या कहानी है भाई? 6 न्यूटन से 14 न्यूटन के बीच का कहानी है कि इसको फ्रिक्शनल फोर्स आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, वो एडजस्ट कर ले रहा है ना। मींस यहां से यहां तक इसका फ्रिक्शनल फोर्स का एडजस्टिंग नेचर चल रहा है। तो आप समझ सकते हो कि कहां तक हमारा रेंज ऑफ फोर्स होना चाहिए। अगर आप देखोगे फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एम जी, वो कौन एडजस्ट कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स ही एडजस्ट कर रहा है। 7 न्यूटन पे ये नहीं चला, 8 न्यूटन पे नहीं चला, 9 न्यूटन पे नहीं चला, 14 न्यूटन तक ये नहीं चल रहा है। 14 न्यूटन के बाद जितना भी हम ऊपर ले जाएंगे ये स्लाइड करना स्टार्ट कर दे। तो मीन्स ये हो गया हमारा रेंज ऑफ फोर्स। और रेंज ऑफ फोर्स कितना हमारा होता है? तो रोकने से चलने के बीच में 8 न्यूटन जैसे आया तो रेंज ऑफ फोर्स कितना हो गया? जैसे हमारा फ्रिक्शनल फोर्स हम लोगों ने माना 4 न्यूटन, यहाँ पे जो ये म्यू एम जी कॉसिटा है वो है 4 न्यूटन। तो आप देखोगे इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? ये 4 तो ये 8। तो इसका मतलब जो रेंज ऑफ फोर्स है, जो रेंज ऑफ फोर्स हमारा आया वो क्या हो गया हमारा? 2 टाइम्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, 2 टाइम्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो रेंज ऑफ फोर्स फॉर विच द बॉडी डज नॉट मूव इज 2 म्यू एम जी कॉस थीटा और द रेंज ऑफ फोर्स इज 2 न्यूटन। तो हम लोग इसको लिख सकते हो कि रेंज ऑफ फोर्स फॉर विच the body does not move is mu 2 times mu mg cos theta या 2 times force of friction, 2 times force of friction। आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि 6 न्यूटन टू 14 न्यूटन बॉडी चल ही नहीं रहा था। तो आखिर भाई 6 न्यूटन हमको रोकने के लिए चाहिए तो उससे 7 न्यूटन पे तो बॉडी चलना चाहिए था ना, लेकिन चलने के लिए हमारे को चाहिए 14 न्यूटन। तो ये 6 न्यूटन टू 14 न्यूटन ये हमारा रेंज ऑफ फोर्स हो गया कि इतने समय तक, इतना फोर्स तक हमारा बॉडी मूव नहीं करेगा। ये समझाने के लिए था केवल। नाउ नेक्स्ट है थोड़ा काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में हम लोग थोड़ा सा और जानकारी हासिल कर लें। तो हम लोगों ने बोला कि जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन, अगर यदि एफ आर यहाँ पे हम लोगों ने काइनेटिक फ्रिक्शन लिया है तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा कम ही होगा, थोड़ा कम होगा। तो कहने का मतलब है कि काइनेटिक फ्रिक्शन जैसे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि वो रोकने का कोशिश करता है, तो चलते हुए बॉडी को रोकने का कोशिश करता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स, द काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। और तो हम लोग मीन्स दैट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब इसके ग्राफ को मैं थोड़ा सा एक एक्सप्लेन करना चाहूँ, है ना। एक ग्राफ को मैं एक्सप्लेन कर, थोड़ा एक ग्राफ आता है यहाँ पे, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सपोज ये जैसे हम लोग इधर एफर्ट लगा रहे हैं, एफर्ट मीन्स जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ एफ अप्लाइड, तो और इधर हम लोगों ने लिया है फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स मैं इधर लेता हूँ। तो आप देखोगे, आप पाओगे कि जैसे जैसे मैं फोर्स को, मैं अपने एफर्ट को बढ़ा रहा हूँ, इनिशियली जैसे हम लोगों ने क्या बोला कि 1 न्यूटन लगाया, तो ये भी, इसने भी 1 न्यूटन लगाया।
मैंने ये 2 न्यूटन लगाया तो इसने भी 2 न्यूटन लगाया। तो जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ा रहा हूँ ये भी अपने आप को बढ़ा रहा है। तो जब तक ये बढ़ा रहा होता है ना, उस समय तक ये हमारा क्या है, बॉडी रेस्ट में। तो ये जो हमारा आया, ये जो है हमारा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का कंडीशन है। ये स्टैटिक फ्रिक्शन पे चल रहे हैं हम लोग। अब उसके बाद ये एक मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन अपने को गेन करता है। ये क्या है, दिस इज योर लिमिटिंग फ्रिक्शन, दिस इज योर लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया, या इसको हम लोग कह सकते हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। ये यहाँ से यहाँ तक जो था वो स्टैटिक फ्रिक्शन था, स्टैटिक फ्रिक्शन हम उसको मान सकते हैं। अब जैसे ही, अब क्या है कि सपोज दैट ये लिमिट गेन कर चुका है मैक्सिमम, उसके बाद ये जैसे ही मोशन में आता है उसके बाद अगर मैं थोड़ा कम भी कर दूं, अगर फ्रिक्शन को मैं कम भी कर दूं तो भी ये क्या करेगा, स्लाइड करना स्टार्ट करता रहेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्लाइडिंग हो गया, स्लाइडिंग। ये हमारा हो जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। कहने का मतलब है कि जब तक ये हम लोग ये रेस्ट में था, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का कंडीशन था, ये जो हमारा है लिमिटिंग, ये जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा ये एफएस मैक्स, वही होगा हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन। और उसके बाद अगर यदि मैं एफर्ट को थोड़ा कम भी कर देता हूं या फिर, तो भी आप देखोगे कि ये अपना चलता रहेगा। मीन्स अगर यदि आप बॉडी को जस्ट अब स्टार्ट कर रहे हैं तो उस समय आप देखोगे कि एक, जब मोशन में आने से पहले एक हल्का सा एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाएगा, लेकिन फिर वो क्या करेगा कि वो कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद फिर ये नहीं करेगा, और ये क्या करेगा, इसको रोकने का कोशिश करेगा। अगर हम फोर्स अप्लाइड करते रहेंगे तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जैसे हम फोर्स अप्लाइड करना छोड़ देंगे तो ये क्या करेगा, इसको डिक्रीज करके वापस से नीचे ले आने का कोशिश करेगा। तो दैट वाज योर ग्राफ दैट यू शुड नो। देन एक यहाँ पे थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की मैं बात करूँ तो जैसे कि क्या होता है कि प्लेन सरफेस पे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। प्लेन सरफेस पे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, अधिक होता है ना। तो मैं जैसे बात कर रहा हूँ कि प्लेन सरफेस पे हमारा फ्रिक्शन क्या होता है, यहाँ पे फ्रिक्शन इज मोर, प्लेन सरफेस पे फ्रिक्शन। और जो सबसे कम होता है वह होता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन जो है सबसे छोटा होता है, लेस होता है। जब प्लेन सरफेस पे सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होता है तो इसका एक एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि सर एक एग्जांपल हमको दिया जाए कि प्लेन सरफेस पे जो फ्रिक्शन होता है वो सबसे हाईएस्ट होता है। जैसे कि एक पेज के ऊपर दूसरा पेज, दूसरे की, जैसे सपोज दैट आपने दो बुक लिया, एक इसका पेज, दूसरा इसका पेज, फिर तीसरा इसका पेज, चौथा इसका पेज, इस तरह से आप करते चले जाएं और पूरे एक के ऊपर एक दूसरे पेज को लपेटते हुए, मोड़ते हुए पूरे के पूरे बुक को आप उस तरह से कर दें, और उसके बाद आप कितना भी एफर्ट लगा दें आप उसको छुड़ा नहीं पाइएगा। क्यों? क्योंकि प्लेन सरफेस पे जो फ्रिक्शन होता है वो सबसे अधिक होता है। ये हमेशा याद रखेंगे कि प्लेन सरफेस पे जो फ्रिक्शन होता है वह सबसे अधिक होता है, और सबसे कम होता है, फ्रिक्शन में जो सबसे कम होता है वह होता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो वो बुक वाले में आप पूरा एफर्ट लगा देंगे ना तो भी वो आप उसको अलग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा, जबकि ना आपने उसको चिपकाया है ना कुछ किया है, लेकिन इतना ज़्यादा वहाँ पे फ्रिक्शन डेवलप करेगा कि आप उसको छुड़ा नहीं पाएंगे। और रोलिंग फ्रिक्शन में सबसे कम लगता है ना। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर जब हमारे टायर्स चिकने हो जाते हैं, जब हम लोगों ने, जब एक हमारा जो टायर्स होता है उसमें ग्रुप्स बने हुए होते हैं, आप देखोगे कि ऐसे ग्रुप्स बने हुए होते हैं, नए टायर में ऐसे ग्रुप्स बने हुए होते हैं। लेकिन जब इसमें वेयरिंग टेयरिंग के से अगर यदि ये इसका ग्रुप्स हट जाए, वो चिकना हो जाता है, प्लेन हो जाता है, तब सर यहाँ तो फ्रिक्शन ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन इस समय में हमारा क्या होता है कि ये स्किड ज़्यादा जल्दी कर जाता है, ये यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं मिल पाता है। तो सर आपने बोला कि प्लेन सरफेस पे तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन इज हाई, तो यहाँ पे जब ये चिकना हो गया है, प्लेन हो गया है, तब तो वहाँ पे फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होना चाहिए, तो वहाँ पे स्किड क्यों कर जाता है भाई? तो
अब इसके पीछे क्या कारण है कि क्यों यहाँ पे स्किड कर जाता है। सपोज दैट, और या ग्रुप्स बने हुए होते हैं तो क्यों बने हुए होते हैं। तो सपोज दैट अगर यदि आप ग्रुप्स बने हुए हैं और आप मडी एरिया में हैं, बेसिकली वहीं पे स्किड करने का ज़्यादा चांसेस होता है। तो आप देखोगे कि ये जो मड है इनके बीच में धंस जाते, ये बैठे चप से यहाँ का जो पार्ट है ये मड यहाँ पे भर गया, ये यहाँ का पार्ट यहाँ पे भर गया मड, है ना। तो ये जो प्लेन सरफेस है यहाँ पे अब कोई मड नहीं है, यहाँ का जो मड था यहाँ पे भर गया है। इसको समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा बड़ा मैं ग्रुप बना देता हूँ। इस तरह से आपका टायर है। तो ये जैसे मडी एरिया में गया तो यहाँ जो मड है, यहाँ से मड जो पच से यहाँ पे चला के भर गया, यहाँ का मड इधर पे भर गया, तो ये प्लेन हो गया, ये प्लेन हो गई, ये छोटा छोटा प्लेन सरफेस इसके साथ बना लिया। तो यहाँ पे फ्रिक्शन, ठीक है भाई, हम लोगों ने पढ़ा है कि प्लेन्स में तो हमारा क्या होता है, सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है। तो भाई ये छोटे छोटे प्लेन जो बना लिए यहाँ पे फ्रिक्शन पड़ जाएगा, नो इशू। बट सपोज दैट एक आप चिकना टायर, और अगर यदि यहाँ पे मडी एरिया में गया तो यहाँ का जो बीच का जो इधर वाले किनारे इधर पच हो जाएंगे, लेकिन ये जो बीच में जो है मड, उसको स्केप करने का तो जगह नहीं मिला। जैसे यहाँ पे स्केप करके वो कहाँ, इस गड्ढे में घुस जा रहा था, इसके ग्रुप्स में घुस जा रहा था, तब तो वहाँ पे निशान बने हुए दिखते हैं आप मड में। लेकिन यहाँ पे तो भागने का कहीं जगह ही नहीं मिला यहाँ मड, तो ये यहीं पे रह जाएंगे। और जब ये यहाँ पे ही रह जाते हैं मड, जब इसी के बीच में, इस दो प्लेन सरफेस के बीच में जब आ जाता है, तो वैसे केस में ये रोलर्स बना लेते हैं, ये यहाँ पे रोलर्स बना लेते, गोल गोल रोलर्स। और जब रोलर्स, जैसे स्केटर्स रोलर्स जो होते हैं वैसे रोलर्स बना लेते हैं, और जब ये इस पे स्लाइड करते हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। तो ये रोल कर जाते हैं, और रोल करने की वजह से ये इनको, क्योंकि यहाँ के मड को बीच में स्केप करने का जगह नहीं मिला, यहाँ पे क्या हो गया, इसके ग्रुप्स में जाके फंस गया, तो यहाँ पे प्लेन हो गया। लेकिन यहाँ पे प्लेन नहीं हो गया, ये मड यहीं पे है, स्केप नहीं कर पाया, जिस वजह से वो क्या बना लेंगे, रोलर्स बना लेंगे, वो चक्के के जैसा गुड़कने वाला, है ना। तो क्या होगा कि वो उस पर इजीली स्लाइड कर जाएंगे, वो उसमें इजीली स्लाइड कर, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे कि रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। तो यहाँ पे ये सारे जो रोलर्स बन गए मड के, वो क्या है, उसको रोल करवा देंगे, और रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, इस वजह से वो क्या हो जाएगा, स्किड कर जाएगा, है ना। तो रोलर्स जो कीचड़ में बन जाते हैं, और ये क्या है कि रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, इस वजह से वो क्या कर जाएंगे, इसमें स्लाइड कर जाएंगे, उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा और ये फिसल जाएंगे, स्किड कर जाएंगे। इनफैक्ट ये था कुछ बेसिक्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन देख रहे हैं कि कितना नेसेसरी चीज़ है। इवन हमको खड़े होने के लिए भी फ्रिक्शन हमको हेल्प करता है। अगर यदि फ्रिक्शन ना रहे तो मैं फोर्स लगाऊंगा तो मैं लगाता चला जाऊंगा, गिर जाऊंगा। तो वो अगर रिएक्शन ना दे तो हम खड़ी नहीं हो पाएंगे। तो फ्रिक्शन, यू कैन सी दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज ऑल अबाउट फ्रिक्शन। तो खड़े होने के लिए, चलने के लिए, सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको मैं इन डिटेल पूरी तरह से डिस्कस कर दिया। थैंक यू।